ओके, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अभी देखा था कि व्हाट इज द जीराथ लॉ, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीराथ लॉ, जीराथ लॉ से क्या मेजरमेंट की बात करते हैं। फिर हमने देखा था कि रेफरेंस पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। दो मेथड हैं, एक 2 रेफरेंस पॉइंट का था जिसमें हमने आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात किया था। फिर एक ट्रिपल पॉइंट की बात किया था जहां पर तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमने कहा था कि इसमें कुछ रेफरेंस बॉडीज को लिया जाता है, जो रेफरेंस बॉडी होती है उसी को थर्मामीटर कह दिया जाता है, और जिस प्रॉपर्टी के थ्रू टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं उसको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कह दिया जाता है। ये बातें हमने किया था लास्ट क्लास में। इतना समझने के बाद अब अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ थर्मामीटर हैं और उनके थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं। इनका क्या मतलब है, क्यों हम ऐसी बातें करते हैं, मैं एक एक के बारे में आपको बताता हूं। जैसे फर्स्ट है, अगर आप बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। कांस्टेंट, अभी हम जस्ट इसी के बाद आइडियल गैस इक्वेशंस पढ़ लेंगे, 10 मिनट का काम है, बट आप सब लोग जानते हैं आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशंस क्या होते हैं। अगर आप आइडियल गैस की बात करते हैं तो आप कहते हैं जनरल इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू आरटी। अगर कुछ मास ले लेते हैं तो पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। पर यूनिट मास की बात करते हैं तो पीवी इज इक्वल टू आरटी। अगर आप फर्स्ट की बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, मतलब ये रेफरेंस बॉडी है, ये ऐसी रेफरेंस बॉडी है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा इसका मतलब हुआ, अगर हम बात करें आइडियल गैस की तो कहते हैं कि पीवी इज इक्वल टू, अभी आगे आएगा मैं इसको बताऊंगा, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। पीवी इज इक्वल टू एम आर टी का मतलब हुआ यह प्रेशर है, वॉल्यूम है, मास है, गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर है। तो मास तो फिक्स होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक पर्टिकुलर गैस के लिए उसका आर कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अभी आगे आएगा, बताऊंगा मैं इसको, जस्ट 10 मिनट का काम है, बता दूंगा मैं नेक्स्ट, अभी जस्ट आज के ही लेक्चर बीच में जैसे ही खत्म होगा उसको खोल के 10 मिनट में कहानी खत्म उसकी। तो ये जो एमआर है ये हो गया पहले से कांस्टेंट, ये हमको पता है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर किसका फंक्शन हो गया, प्रेशर का और वॉल्यूम का, क्योंकि एम और आर तो कांस्टेंट हो गए, पर्टिकुलर गैस है तो उसका आर हमेशा कांस्टेंट होगा किसी पर्टिकुलर गैस के लिए, वो चेंज नहीं होगा। एक फिक्स मास भर दिया है वो भी चेंज नहीं होगा। तो जो टेम्परेचर है वो दो का फंक्शन हो सकता है, या तो प्रेशर का फंक्शन हो सकता है, वॉल्यूम का फंक्शन हो सकता है, या दोनों का फंक्शन हो सकता है। बट इसका नाम जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, इसका मतलब इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होने वाला है। इसका मतलब मैं यहां पे V इज इक्वल टू कांस्टेंट ले लूं, क्योंकि लिखा है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, मतलब V इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जब V इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया इसका मतलब अब टेम्परेचर V का फंक्शन नहीं बचा। इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो फंक्शन हो गया प्रेशर का। इसका मतलब है जो टेम्परेचर है
वो किसका फंक्शन हो गया? प्रेशर का। टेम्परेचर सिर्फ प्रेशर का फंक्शन हुआ। अब इस गैस इक्वेशन में देखें, V को कांस्टेंट मान लिया तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। जैसे जैसे P बढ़ेगा वैसे वैसे T बढ़ेगा। यानी प्रेशर के चेंज होने पे हम टेम्परेचर के चेंज की बात निकाल सकते हैं। तो प्रेशर का चेंज जो हमें दिखाई पड़ेगा, किसमें चेंज दिखाई पड़ेगा? प्रेशर में दिखाई पड़ेगा। उस प्रेशर के चेंज के बेसिस पर हम टेम्परेचर के चेंज की बात कर लेंगे। फार्मूला होगा, उस फार्मूले पे पुट कर देंगे, निकल जाएगा। इसका मतलब इस कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में किस प्रॉपर्टी में चेंज होगा? प्रेशर में चेंज होगा। किस प्रॉपर्टी में चेंज होगा? प्रेशर में चेंज होगा। इसका मतलब इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन हो गई? प्रेशर। इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन हो गई? प्रेशर। इसका सिंबल होगा P। तो इन कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी द प्रेशर, जो कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल प्ले करती है, वो कौन है? वो प्रेशर है। इसीलिए प्रेशर क्या हुआ? इन कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर प्रेशर प्ले द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। प्रेशर प्ले द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे, क्वेश्चन ऊपर दे देगा, इन कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज, ऑप्शन में चारों लिख देगा और कहेगा आप बताओ इनमें से कौन है जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो मैंने आपको बताया कि अगर गैस की बात करते हैं, अभी मैं बोला आइडियल गैस इक्वेशन हम बात करेंगे, बट यहीं पे देख लो PV = mRT गैस का इक्वेशन है। और इस गैस के इक्वेशन में अगर आप देखें m और r कांस्टेंट होंगे तो T फंक्शन ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम होगा। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो V कांस्टेंट हो गया, V इज द फंक्शन ऑफ, T इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर बचा। इसका मतलब प्रेशर है जो कि उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, एक समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब जरा दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या लिखा है? कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर का मतलब हुआ, फिर से वही बात, गैस आ गया मतलब PV = mRT की बात करेगा। PV = mRT की बात करेगा। mR कांस्टेंट होंगे, इनको हटाएंगे, टेम्परेचर फंक्शन होगा किसका? प्रेशर का हो सकता है, वॉल्यूम का हो सकता है, लेकिन इसका नाम इटसेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो इसका जो P = है वो क्या हो गया? कांस्टेंट। P = क्या हो गया? कांस्टेंट। अगर P = कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो किसका फंक्शन हो गया? टेम्परेचर है वो वॉल्यूम का फंक्शन हो गया। जो टेम्परेचर है वो किसका फंक्शन हुआ? वो वॉल्यूम का फंक्शन हो गया। और अगर टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन हुआ, इसका मतलब हुआ इस थर्मामीटर में वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल प्ले करेगी? वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल प्ले करेगी? तो आप देख रहे हैं कि यहां पर वॉल्यूम के चेंज से हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया। अगर वॉल्यूम के चेंज से हमें पता चल जाए कि कितना टेम्परेचर में चेंज आया, तो इसका मतलब इन कांस्टेंट प्रेशर
गैस थर्मामीटर, द वॉल्यूम प्ले द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। वॉल्यूम प्ले द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्लिस्टर क्लियर हो रहा होगा, बातें समझ में आ रही होंगी। मैं इसी टेबल में सबको बता दे रहा हूं, आगे कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर जो है उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी है। 4 ऑप्शन देगा, अगर आप इसको नहीं ध्यान देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन है। मतलब जिस प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा हो और उसके थ्रू हम टेम्परेचर का मेजरमेंट कर लें, वही हमारा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। यह तो पता है हमको, और इसी के बेसिस पर हमने ऊपर के दोनों को देख लिया जो गैस वाले हैं। एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर देख लिया, एक कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर देख लिया। इसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रेशर हो गई, इसके थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम हो गई, इसका सिंबल P हो गया और इसका सिंबल V हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रेजिस्टेंस थर्मामीटर की। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं पूरा, यहीं पे दूसरे को बात करता हूं। ठीक है, चलिए अब थर्ड की बात करते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस थर्मामीटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मामीटर, जब आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मामीटर की बात करते हैं, इसी को थर्मिस्टर भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? थर्मिस्टर भी बोलते हैं। और आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में व्हीटस्टोन ब्रिज। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में आप कहते हो कि अगर आपके पास इस तरीके से 4 रेजिस्टेंस होते हैं, इसमें गैल्वेनोमीटर यहां कहीं लगा होता है, यही तो है। ठीक है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस ये लगा है, दूसरा रेजिस्टेंस ये लगा है, तीसरा रेजिस्टेंस ये लगा है, चौथा रेजिस्टेंस यहां बात करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर यह व्हीटस्टोन ब्रिज है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब यहां फ्लो नहीं करेगा, तो इसी को कहते हैं P/Q = R/S। ऐसा ही कुछ पढ़ते हो आप, P/Q = R/S। और इसी से हमें ये 3 रेजिस्टेंस पता होते हैं, चौथा रेजिस्टेंस जो अननोन रेजिस्टेंस है इसी को कैलकुलेट करते हैं। और यही अननोन रेजिस्टेंस जो होता है, इसी की हेल्प से हम टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये जो रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस है जो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पर काम करता है, जो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पर काम करता है, उसमें जो चेंज होने वाला पैरामीटर है वो कौन है? वो रेजिस्टेंस है। तो उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो गई? रेजिस्टेंस हो गई। सिंबल क्या होगा? आर होगा। सिंबल क्या होगा? आर होगा। इसलिए याद रखिएगा कि अगर वो रेजिस्टेंस थर्मामीटर की बात करता है तो पहला क्वेश्चन किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे काम करता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे काम करता है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन है? रेजिस्टेंस है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन है? रेजिस्टेंस है। इसी के थ्रू टेंपरेचर मेजरमेंट की बात करेंगे। ठीक है, सिंबल क्या है? आर है। सिंबल क्या है? आर है। नेक्स्ट है थर्मोकपल। नेक्स्ट है थर्मोकपल। अगर आप थर्मोकपल की बात करें
थर्मोकपल आप जानते हैं क्या होता है। थर्मोकपल सिंपल सी चीज है, दो डिसिमिलर मेटल्स होंगे, दो डिसिमिलर मेटल्स की वायर बनी होंगी, दो पॉइंट होंगे इस तरीके से, ऐसे ही होता है। 21 पॉइंट की बात करेगा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। दो डिसिमिलर मेटल होंगे, 22 पॉइंट की बात करेगा। और ये सीबेक इफेक्ट का नाम सुना होगा आपने, फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा। वो डिटेल्स अगर मैं जाऊंगा तो बहुत लंबी चीजें हो जाएंगी, इसलिए मैं उस पर जाऊंगा नहीं। तो ये सीबेक इफेक्ट पे काम करता है और इन डिसिमिलर मेटल के बीच में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। और उसी ईएमएफ के बेसिस पर हम टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करते हैं, उसी ईएमएफ के बेसिस पर टेम्परेचर मेजर की बात करते हैं। यानी एक क्वेश्चन आएगा, थर्मोकपल किस लॉ पे काम करता है? बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट, इंड्यूस ईएमएफ, थर्मल ईएमएफ इंड्यूस होता है। जब ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी थर्मल ईएमएफ हो गया और सिंबल हो गया साइन। ठीक है, तो ये चीजें बस याद रखना, और इसमें कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है, आपको क्या समझना है? आपको यह समझना है कि कौन से थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है और उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है। फार्मूला सबका सेम होगा, आगे भी आएगा ट्रिपल पॉइंट वाला, वहां फार्मूला दिखा दूंगा मैं आपको। फार्मूले से आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट है नहीं आपके उसमें सिलेबस में। ये आप सब जानते हैं, मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर। सबको बुखार आता है तो इसी का यूज करते हो। जैसे बुखार आया, डॉक्टर ने तुरंत एक रॉड लेता मुंह में आपके डाल देता है, लो मुंह पे लगाओ। अब वो जो उसमें कहते हैं ना पारा जिसे आप बोलते हो, वो ऊपर नीचे भागता है, और अगर 100 के ऊपर भागा तो हमारी धड़कनें भी भागने लगती हैं कि ये बुखार है। 103 चला गया तो लगता है क्या हो गया है। ठीक है, इसका मतलब आप जब थर्मामीटर लगाते हो तो उसकी लेंथ में चेंज आता है। लेंथ में चेंज आने पर हम कहते हैं कि यस इसके टेम्परेचर इतना है, वहीं से कैलकुलेट करते हैं। तो वहां टेम्परेचर बताने वाली कौन है? लेंथ है, उसके थ्रू हम मेजर करते हैं। तो उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो गई? लेंथ हो गई। कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो गई? लेंथ हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो हमारे थर्मामीटर हैं, ये जो हमारे भी, और जैसे हाई टेम्परेचर के लिए एक अलग नाम है, उसको बाद में बता दूंगा मैं, उसको लेकर के मेजर करते हैं। 1-2 क्वेश्चन आप कभी देखेंगे। लो टेम्परेचर के लिए एक अलग सा है, उसको बात करेंगे, रेडिएशन की बात करेंगे। ठीक है, बट जो बेसिक्स है वो ये है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर याद करिए, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मामीटर किस पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस। एंड थर्मोकपल किस पे काम करता है? ईएमएफ, सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लेंथ, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लेंथ, उसके बेसिस पर हम टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करते हैं। बात क्लियर हो गई होगी सबको, सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आइए आगे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहां पे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स की जब बात करते हैं तो टेम्परेचर स्केल 2 के बेसिस पर होते हैं, 2 रेफरेंस पॉइंट और 1 रेफरेंस पॉइंट। जो पुराने समय में 1954 के पहले यूज होते थे उसको ओल्ड कहा गया, जो 1954 के बाद यूज हुए उनको न्यू कहा गया। जो 1954 के पहले यूज होते थे उनको ओल्ड कहा गया, और उसके 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, 2 फिक्स पॉइंट, और उन्हीं को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। मैंने अभी बताया था पहले आपको, 2 रेफरेंस पॉइंट होते हैं। यह हमारे लिए थोड़ा सा टफ था, इसको लेके चलना आसान नहीं है, बट जब हम नए में आए तो एक ही फिक्स पॉइंट लिया,
एक ही फिक्स पॉइंट लिया जिसके बेसिस पर हम आसानी से चीजों को मेजर कर सकते हैं। ये यूनिवर्सली फिक्स होते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हर जगह सेम होगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा, तो इसलिए उसको कह दिया गया ये फिक्स है, इसलिए इनको फिक्स पॉइंट कहा गया। एक को बोला गया आइस पॉइंट, दूसरे को बोला गया स्टीम पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट। जो नए टाइम पे है, नए टाइम पर एक रेफरेंस पॉइंट आया जिसे बोला गया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जिसे बोला गया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। कहने का मतलब यह एक ऐसा पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट है जहां पर सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों इक्विलिब्रियम में वहां पे एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए उसको बोल दिया गया इट इज ए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इट इज ए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और इसी के बेसिस पर हम थर्मामीटर के डिजाइन की बात कर रहे थे। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये पहले का था कि एक स्टीम पॉइंट ले लें, एक आइस पॉइंट ले लें और इसके बेसिस पे थर्मामीटर को डिजाइन करें। बट आज की डेट में हम इससे की बात करते हैं, इसकी बात नहीं करते हैं, इसलिए इसको बोला गया दिस इज बिफोर 1954 एंड दिस इज आफ्टर 1954। ये 1954 के पहले की कहानी है और ये 1954 के बाद की कहानी है। इसका फार्मूला अलग होता है, दो रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पर होता है, इसका फार्मूला अलग होता है, एक रेफरेंस पॉइंट की बात होती है। अब अगर दो रेफरेंस पॉइंट हैं, तो हम कैसे बात करेंगे? मैंने अभी ड्रॉबैक आपको पहले ही बता दिया कि इसका ड्रॉबैक क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अभी बताया मैंने आपको कि इसको लेके साथ में चलना। दो रेफरेंस पॉइंट जो है उसके लिए आपका जो एटमॉस्फेयर के साथ इफेक्ट डालेगा, थर्मामीटर्स जो होंगे उनको मार्क करना, दो जगह लोकेशन पे ले जाओगे तो एटमॉस्फेयर के बेसिस पर वो वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, देयरफॉर हम हमेशा नए रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं और उसके बेसिस पर हम सारे थर्मामीटर की डिजाइन की बात करते हैं। ये मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, ये देखिए, अगर आप बात करते हैं आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, जो आपके स्केल होते हैं, एक को बोलते हैं मेजरमेंट। जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर मेजरमेंट के डिफरेंट स्केल हैं। एक को बोला जाता है सेल्सियस स्केल, एक को बोला जाता है फ़ारेनहाइट स्केल, और भी आप बोलते हो केल्विन स्केल। वो तीनों को आगे देख लेंगे। अगर आप आइस पॉइंट की बात करते हो, ये देखिए 0 डिग्री है, यहां पे मिक्सचर ऑफ आइस और वाटर की बात करेगा, ये 0 डिग्री आपको दिखाएगा। ठीक है, अगर आप मिक्सचर ऑफ स्टीम, आपने इसको हीट दिया, यहां पे आइस है, इसका मतलब 0 डिग्री की बात करेगा। यहां पर आपने इसको हीट प्रोवाइड करा दिया, गर्म हुआ, गर्म होते होते आइस वाटर में कन्वर्ट होके एक कंडीशन आई, पहले तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो टेम्परेचर उसका 100 पहुंच गया, और जब वो 100 पहुंचा तब वो फिक्स हो गया, उस पर वो स्टीम बन गया। अगर वो उस पर स्टीम बन गया यानी मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 पर पहुंचा, इसका मतलब वो 0 और 100 के बीच में कितने डिवीजन आपको मिले? 0 और 100 के बीच में आपको 100 डिवीजन मिले। इसलिए यहां पे आपको 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 100 तक आपको मिलेगा। यहां से जो डिवीजन दिखाई दिए जाते हैं वो 100 तक हो जाते हैं। इसलिए जो डिग्री सेल्सियस है उसमें आपको कितने डिवीजन मिलेंगे? 100 डिवीजन मिलेंगे। आइस पॉइंट आपको 0 डिग्री मिलेगा, स्टीम पॉइंट आपको 100 डिग्री मिलेगा, और बीच के डिवीजन कितने होंगे? वो 100 होंगे। जब इसी को हम फ़ारेनहाइट में बात करें, अगर एक दूसरा स्केल है जिसको फ़ारेनहाइट स्केल कहा जाता है, अगर हम इसमें मिक्सचर ऑफ आइस और वाटर की बात करते हैं तो जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो आपको 0 की जगह 32 फ़ारेनहाइट दिखाएगा। ये देखिए, ये थर्मामीटर ही लगा हुआ है, थर्मामीटर ही लगा हुआ है। अब ये 0 दिखा रहा था क्योंकि सेल्सियस स्केल की बात किया था।
ये 32 फ़ारेनहाइट दिखा रहा है क्योंकि ये फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है। जब हमने इसको आइस पे डाला तो 32 है। जब हम इसको मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वाटर में डाला और उस समय इसका टेम्परेचर 100, इसका टेम्परेचर इतना फिक्स हो गया कि वो चेंज नहीं हो रहा है। अब कहेंगे जो 0 था तो वो 32 है। ये लेंथ यहां से यहां तक बढ़ गई, ये लेंथ यहां तक बढ़ी थी, ये लेंथ यहां तक बढ़ी थी, और जो ऊपर फ़ारेनहाइट में दिखाएगा वो आपको 212 फ़ारेनहाइट दिखाएगा, वो आपको 212 फ़ारेनहाइट दिखाएगा। मतलब यहां पर 32 फ़ारेनहाइट, यहां पे 212 फ़ारेनहाइट। अगर आप 32 यानी 212 माइनस 32 करोगे तो जरा देखो क्या मिलेगा, जरा देखो क्या मिलेगा। 0, ये क्या है, निकाल के देखिए जरा कितना आएगा, 8 और 1। इसका मतलब जो 32 से 212 तक का डिवीजन होगा वो कितने डिवीजन दिखाई देगा, वो आपको 180 डिवीजन दिखाई पड़ेगा। कितने डिवीजन दिखाई पड़ेंगे, 180। सेल्सियस में कितने डिवीजन थे, 100। इसमें कितने डिवीजन है, 180। यानी एक जगह 180 डिवीजन दिखाई दिए और दूसरी जगह आपको 100 डिवीजन दिखाई दिए। तो 2 स्केल हमने समझा, एक को बोला सेल्सियस स्केल और दूसरे को बोला फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल का आइस पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट है, स्टीम पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट है, और जब सेल्सियस में है तो आइस पॉइंट 0 डिग्री है और स्टीम पॉइंट 100 डिग्री है। स्टीम पॉइंट 100 डिग्री है। आगे चले, बात समझ में आ गई? ओके। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट, अगर आप ट्रिपल पॉइंट की बात करेंगे तो आप देखिए, ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर तीनों फेस, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, यानी चाहे आइस हो, चाहे वाटर हो, चाहे स्टीम हो, तीनों एग्जिस्ट करते हैं और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, आप ये बनाते हो, अभी आगे आएगा जब मैं अप्लाइड बताऊंगा तो आप ये बनाते हो। ये कहते हैं कि ये सॉलिड और लिक्विड को अलग करती है, कोई सॉलिड और वेपर को अलग करती है, कोई वेपर, कोई लिक्विड और वेपर को अलग करती है। तो इन तीनों में ये पॉइंट है जहां पे आपको सॉलिड भी मिलेगा, जहां पे आपको लिक्विड भी मिलेगा और जहां पे आपको वेपर भी थर्मल इक्विलिब्रियम में मिलेगा। इसलिए इस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है, जहां पर तीनों फेजेज कोएग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में, उसी को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहा जाता है। और इस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की जो वैल्यू होती है वो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो फ़ारेनहाइट में 32.02 फ़ारेनहाइट होता है, और अगर केल्विन में देखेंगे तो 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन। तो ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर हमने कहा कि किसके लिए, डिग्री सेंटीग्रेड में 0.001 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में 273.16 केल्विन, एंड फ़ारेनहाइट में 32.02 फ़ारेनहाइट। ट्रिपल पॉइंट मैंने आपको बताया कि ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या है, जहां पर तीनों फेज कोएग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको बताया, ये डायग्राम आप बनाते हैं, यहां कहते हैं सॉलिड है, यहां कहते हैं वेपर है, यहां कहते हैं लिक्विड है, और
यहां सॉलिड सीधे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यहां सॉलिड सीधे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यहां लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, इसको बोलते हैं लिक्विड। ये सब चीजें करते हैं, बट ये सब आपको अप्लाइड थर्मो में डिटेल्स इसको बताया जाएगा, तो वहां पे आएगा, फिर से बताऊंगा मैं इसको। और जहां पर यानी इधर से लिक्विड वाला आ गया, इधर से ये सॉलिड पहुंच गया, इधर से वेपर पहुंच गया, तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में एक पॉइंट पर आ गए, इसलिए इसको ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि 3 फेज हैं। ट्रिपल क्यों पड़ा नाम? क्योंकि इसमें तीनों फेज आ गए, एक तरफ से सॉलिड, दूसरी तरफ से लिक्विड, तीसरी तरफ से वेपर, तीनों एक पॉइंट पर आ गए, इसलिए इसको ट्रिपल पॉइंट कह दिया गया, इसलिए इसको ट्रिपल पॉइंट कह दिया गया। और इस ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब अगर आप केल्विन की बात करते हैं तो कहते हैं 273.15 में ऐड कर दो, तो 273.15 प्लस 0.01, इसीलिए आया 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन। तो दिस इज द ट्रिपल पॉइंट। चूंकि तीनों इक्विलिब्रियम में है तो हमें एक ही पॉइंट की जरूरत है। उसमें तीनों, जब 2 रेफरेंस पॉइंट थे तो क्या था, तीनों इक्विलिब्रियम में लेने के लिए अलग अलग 2 पॉइंट लेना पड़ रहा था। एक पॉइंट ऐसा था जहां पर आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में आ रहे थे, जहां पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ रहे थे, उसको हमने आइस पॉइंट कहा था, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहा था। एक दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट पर हमारा लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, तो एक जगह 2 फेज हैं, एक जगह 2 फेज हैं, इसलिए एक वो रेफरेंस पॉइंट हुआ, दूसरी जगह वो रेफरेंस पॉइंट हुआ, यानी 2 रेफरेंस पॉइंट लेके चलना पड़ रहा था तीनों फेज को लेने के लिए। बट यहां पे हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जहां से सॉलिड भी मिला, लिक्विड भी मिला, वेपर भी मिला, इसलिए हमको यह कह दिया गया कि ये एक ही रेफरेंस पॉइंट है जिसमें तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, इसलिए इसको सिंगल रेफरेंस पॉइंट सिस्टम कह दिया गया, क्योंकि तीनों फेज में तीनों एक ही पॉइंट पर मिल गए। इतनी बात क्लिस्टर क्लियर समझ में आ गई होगी। अब जरा आगे देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट चूंकि तीनों इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वहां पर कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, इसलिए वहां की डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गई। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? 0 हो गई। अगर आप देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था कि P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस 2। ठीक है, यही तो कहते हैं। अब यहां आप देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से निकालेंगे। आसानी से निकाल सकते हैं आप। कितने कंपोजिशन है? 3 है, यानी P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस 2 से निकालते थे। कितने फेजेज है ट्रिपल पॉइंट में? फेज कितने हैं? सॉलिड है, लिक्विड है, वेपर है, मतलब 3 फेज हैं। कितने फेज हैं? 3 फेज हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। कंपोनेंट कितने हैं? 1 है, क्योंकि सबका फार्मूला H2O ही है, तो कंपोनेंट कंपोजिशन सेम है, प्लस 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू, यह हुआ 3 और इधर से 3 ले लो 3, यानी यह हो गया 0। यानी वो पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 0। ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? 0। कैसे निकली? P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस 2 से। नंबर ऑफ फेजेस 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम F निकालना है, कंपोजिशन 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3, तो F की वैल्यू 3 माइनस 3 मतलब 0। इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट इक्वल टू 0। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए यह भी आपको अच्छे से आना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, एसआई यूनिट अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर की स्केल है वो केल्विन कहलाती है। ठीक है,
और इसके जो पार्ट होते हैं उसको 1 केल्विन डिफाइन एज 1 डिवाइडेड बाई इसको, तो ये आप जानते ही हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करता है। ठीक है, इस पे मैं नहीं जा रहा हूं, आगे थोड़ा देखते हैं। अब जो टेम्परेचर स्केल होते हैं, जो टेम्परेचर स्केल होते हैं जनरली ऑर्डिनरी और सिंपली होते हैं, जिनको आप सेल्सियस या सेंटीग्रेड कहते हैं। एब्सोल्यूट होते हैं जो केल्विन, ये चेंज होगा केल्विन में, एब्सोल्यूट की बात करेगा। फ़ारेनहाइट जो है वो रैनकाइन में चेंज होगा। ठीक है, ये बात कर रहा है। जरा देखिए यहां पे, वो कहानी अलग है, ये कहानी देखिए यहां पे। अलग अलग टेम्परेचर दिए गए, मेजरमेंट के लिए स्केल दी गई। ये जो डिफरेंट टाइप की स्केल दी गई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, इन्हीं को टेम्परेचर की यूनिट कह दिया गया। इन्हीं को टेम्परेचर की यूनिट कह दिया। डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर थे, डिफरेंट डिफरेंट वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक एक टेम्परेचर स्केल मेजरमेंट की दे दिया कि इससे आप मेजर करिए, इससे मेजर करिए। एक सेल्सियस साहब थे जिन्होंने सेल्सियस का यूनिट दिया, एक केल्विन साहब थे, फ़ारेनहाइट थे, रैनकाइन थे। इनके बेसिस पर 4 आपके स्केल मिल गए कि आप इनके साथ मेजर कर सकते हैं। जब आप सेल्सियस और केल्विन की बात करते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी और एब्सोल्यूट की बात करेंगे, इसलिए उनको एक साथ दिखाया गया है, इनको एक साथ दिखाया गया है। अगर आप देखें यहां पे ध्यान दें, जरा देखिए, यह है सेंटीग्रेड एंड केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड रैनकाइन, फ़ारेनहाइट एंड रैनकाइन। यहां पे देखिए, यहां पे है एब्सोल्यूट जीरो, एक डाटम लाइन ले लिया हमने, ये है डेटम लाइन। ठीक है, ये यहां हमने लिया, ये है आइस पॉइंट, ये है आइस पॉइंट। इसके नीचे ये जो लाइन लिया, इसको हमने कहा आइस पॉइंट, ऊपर ले लिया ट्रिपल पॉइंट। यहां हमने कहा आइस पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, आइस पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट। यहां सबका हो गया स्टीम पॉइंट, यहां सबका हो गया स्टीम पॉइंट। मतलब अगर आप इनकी बात करते हैं कि एक जगह हमारा आइस पॉइंट है, एब्सोल्यूट जीरो। अगर एब्सोल्यूट स्केल की बात करेंगे तो दिस इज द एब्सोल्यूट जीरो। अभी एब्सोल्यूट जीरो केल्विन की जब बात करेंगे तो हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में चलेंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा एब्सोल्यूट जीरो केल्विन का क्या मतलब होता है, कहां से आया कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब है। बट यहां केवल स्केल समझ लीजिए आप। अगर आप आइस पॉइंट, हम आइस पॉइंट बाद में स्केल को देख लेंगे आप, हम आइस पॉइंट की बात करते हैं। मैंने कहा आइस पॉइंट, अगर आप वाटर का बात करते हैं, वाटर के लिए तो कहते हैं 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। ट्रिपल पॉइंट की बात करते हैं तो 0.01 डिग्री होगा, डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बीच में हमने 100 डिवीजन किया और स्टीम पॉइंट पर आए, यहां पे स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, जब हम इसी को केल्विन में देख रहे हैं तो केल्विन में आइस पॉइंट जो है वो 0 नहीं है। केल्विन का आइस पॉइंट 273.15 है। तो आइस पॉइंट फॉर केल्विन 273.15। तो इसका ट्रिपल पॉइंट क्या होगा? ट्रिपल पॉइंट के लिए आइस पॉइंट में इसका जो डिग्री सेल्सियस का आइस पॉइंट है उसको जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा ये 273.16। तो ट्रिपल पॉइंट इन दिस स्केल इज 273.16। 273.1, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर
ईच, 4 ऑप्शन देगा। डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो ये वाला ऑप्शन टिक करना, केल्विन में दिया है तो ये वाला ऑप्शन टिक करना। याद रखना, गलती मत करना, गलती मत करना। अगर वो डिग्री केल्विन में दिया है तो आपको ये ऑप्शन ध्यान रखना है ट्रिपल पॉइंट के लिए। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो ये ऑप्शन ध्यान रखना है किसके लिए? ट्रिपल पॉइंट के लिए। ठीक है। अब इसमें चूंकि एब्सोल्यूट है तो 20 के डिवीजन आपको सेम रखने पड़ेंगे, तो इसका मतलब इसमें भी 100 डिवीजन होंगे, 100 डिवीजन होंगे। और जो 100 डिवीजन होंगे तो यहां 273.15 है, दिस इज द आइस पॉइंट। यहां 100 डिवीजन के बाद आप इसको पाना है अगर, तो इसका 100 इसमें ऐड करो, यानी 273.15 प्लस 100 इज इक्वल टू 373.15, 373.15, 373.15। दिस इज द केल्विन स्केल। एब्सोल्यूट जीरो पे अगर पहुंचोगे तो फिर एब्सोल्यूट जीरो का मतलब केल्विन जीरो में होना चाहिए। इस समय कुछ नहीं होता, सब कुछ शांत हो जाता है, मॉलिक्यूलर के मोशन जीरो हो जाते हैं, उस समय कुछ बचता ही नहीं है, डेड बॉडी हो जाती है वो। ठीक है, तो आगे आएगा, बताऊंगा मैं थर्ड लॉ पे। ठीक है, तो इसलिए अगर नीचे आना है तो इसको इसमें से माइनस करके इसको जीरो पे लाने का मतलब डिग्री सेंटीग्रेड पे -273.15 होगा, -273.15, 273.15। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? बोलो भाई, इतनी बात क्लियर हुई? तो अब आप आगे याद रखिएगा, अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो सिंपल फार्मूला टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, 273.15। जहां भी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना हो, आप डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 जोड़ दीजिए, वो केल्विन में बदल जाएगा। जहां टेम्परेचर, ये सिंबल है, जहां टेम्परेचर कैपिटल टी में लिखा हो, समझ लीजिए कि आपका वो केल्विन में है। जहां टेम्परेचर स्मॉल टी में लिखा हो, समझ लीजिए कि वो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है। जहां टेम्परेचर कैपिटल टी में दिखाई पड़े, समझ लीजिए कि वो केल्विन की बात कर रहा है। आप भी यही करिएगा। जहां टेम्परेचर स्मॉल टी में दिखाई पड़े, समझ लीजिए कि वहां टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए आपको डिग्री सेंटीग्रेड के वैल्यू में 273.15 जोड़ना पड़ेगा। 273.15 जोड़ दीजिए, वो डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में बदल जाएगा। केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए 273.15 घटाना पड़ेगा, 273.15 कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए जब आप यहां पे आए तो एब्सोल्यूट जीरो अगर केल्विन की बात करते हैं तो फिर ये माइनस करना पड़ेगा, इसलिए -273.15 लिखा गया है। ये बात समझ में आ गई होगी सबको। ठीक है, अब फारेनहाइट पे आ जाओ जरा और रैंकाइन पे आ जाओ। जब फारेनहाइट और रैंकाइन पे आते हैं तो मैंने आपको बताया कि अगर फारेनहाइट के आइस पॉइंट की बात करते हो तो 32 है, फारेनहाइट के ट्रिपल पॉइंट की बात करते हो तो 32.02 है। अभी आगे बता चुका हूं।
बीच में कितने डिवीजन होंगे स्टीम पॉइंट के लिए? 180 डिवीजन होंगे। जब 180 डिवीजन होंगे उसका 180 डिवीजन होंगे तो उसमें ट्रिप स्टीम पॉइंट कितना होगा? 212 होगा। यानी 32 में 180 ऐड किया तो 212 फ़ारेनहाइट मिल गया। 212 फ़ारेनहाइट मिल गया। ठीक है, 212 फ़ारेनहाइट मिल गया। इस चीज को याद रखिएगा। अगर इसी को रैनकाइन की बात करता है तो रैनकाइन का जो आइस पॉइंट है वो 491.67 है। 491.67 रैनकाइन एंड 491.67। फिर जरा इसको देखिए और उसका स्टीम पॉइंट 671.67 671.67 देख लीजिए कैसे आएगा। मुझे लगता है यहीं से आ जाना चाहिए। 491.67 और 180 ऐड करके देखूं क्या जरा मैं। ये तो 67 बचेगा ही, यहां 1 बचेगा ही। 9 8 17 होगा, 4 1 5 और 1 6 होगा। क्योंकि ये इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच के डिवीजन क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे इन दोनों के बीच के डिवीजन बराबर थे वैसे ही इन दोनों के बीच के डिवीजन भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और अगर इन दोनों के बीच के डिवीजन बराबर होंगे तो 180 ऐड कर दो, आपको ये मिल जाएगा। इसका ट्रिपल पॉइंट इतना है और इसका ट्रिपल पॉइंट 491.62 है। 69 यानी जैसे यहां पे 32.02 था, 32.02 हुआ। जैसे इसमें 32 में 0.02 ऐड किए वैसे इसमें 491.67 में 02 ऐड कर दो, यानी 491.62 प्लस 0.02 तो ये 7 है। तो ये हो गया 491.69। 491.69। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको नीचे वाले को देखेंगे एब्सोल्यूट जीरो के लिए तो ये तो जीरो ही होगा, ये जीरो होगा। इसको इसके साथ लाने के लिए इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको। इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करेंगे तो जरा देख लीजिए माइनस करने के बाद यही वैल्यू आएगी। इसका मतलब हुआ कि अगर रैनकाइन को एब्सोल्यूट वाले को कैपिटल टी में रखते हैं, एब्सोल्यूट वाले को कैपिटल में रखते हैं, ऑर्डिनरी को स्मॉल में रखते हैं, तो अगर इसको चेंज करना है तो फिर आपको ये सीधे, चूंकि माइनस करने के बाद जीरो पे लाए तो ये आया, तो इसलिए इसको हमने दिखाया यहां पे, इसको यहां पे सीधे T डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में आप इसको प्लस कर देंगे तो कन्वर्जन आसानी से आपका निकल जाएगा। तो दीज आर द स्केल्स जो थर्मोडायनामिक में बात करते हैं। बेसिकली डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन की बात करते हैं। केल्विन में कैसे होगा? केल्विन को निकालने के लिए आपको 273.15 को ऐड करना है, अपने आप निकल के मिल जाएगा, अपने आप निकल के मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहां से यह बात तो क्लियर हो जाती है कि ये हमारे स्केल्स हैं, इनके बेसिस पर हम एनालिसिस की बात करते हैं। ठीक है, अब आगे जरा देखते हैं इनके बीच में कन्वर्जन का जो फार्मूला है, इनके बीच में कन्वर्जन का जो फार्मूला है वो आपके सामने है। इनके बीच में जो कन्वर्जन का फार्मूला है, आप डिग्री सेंटीग्रेड को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेन में कन्वर्ट करने के लिए ये आपका फार्मूला है C-0। अगर देखेंगे तो यहां से कैलकुलेट करके आप कैलकुलेट निकाल सकते हैं। फाइनल फार्मूला ये याद रखना है आपको,
C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 आप यहां से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, फिक्स टेम्परेचर के साथ इनकी अगर आप ट्रिपल पॉइंट वगैरह से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, यार ये कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन की बात कर रहा है, वो सब नहीं, केवल इसकी बात करना बस। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, डिग्री सेंटीग्रेड में पता होगा, यहां से फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में पता होगा, यहां से फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री सेंटीग्रेड में पता होगा तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में पता होगा तो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी दोनों के कन्वर्जन मैं वहीं पे आपको बता दिया हूं, कितना प्लस और माइनस करेंगे तो वो कन्वर्जन हो जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32, F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, इसलिए अगर ये आपको आ गया तो यहां से कन्वर्जन डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में भी हो जाएगा। ऊपर हमने पढ़ा था डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सीधे प्लस माइनस की बात है। यहां पे एक ये छोटा सा फार्मूला है, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब अगर आप बात करते हैं कि जो मैंने कहा कि 1954 के बाद यूज किया जाता है, उसका फार्मूला कहां से आता है, तो किसी भी एक के लिए आप अगर बात करते हैं तो उसको निकाल सकते हैं। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर है तो PV इज इक्वल टू MRT होता है, PV इज इक्वल टू MRT होता है, आपको पता है PV इज इक्वल टू क्या हुआ, MRT होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए V कांस्टेंट हो गया, V क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P हो गया, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P हो गया। तो P में जो चेंज आएगा वही T में चेंज आएगा। तो और अगर ट्रिपल पॉइंट पे लोगे तो ट्रिपल पॉइंट पे लोगे तो T एट ट्रिपल पॉइंट इज इक्वल टू, आप निकाल सकते हैं कि भाई एक के कांस्टेंट आएगा तो इसको हम आगे लिख सकते हैं T इज इक्वल टू KP। तो T ट्रिपल पॉइंट इज इक्वल टू K P एट ट्रिपल पॉइंट, P एट ट्रिपल पॉइंट। दोनों को एक साथ यहां से हम K निकाल सकते हैं। जब K निकालोगे तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, भाई ट्रिपल पॉइंट आपको पता होगा तो यहां से K निकाल सकते हो, T एट ट्रिपल पॉइंट डिवाइडेड बाई P एट ट्रिपल पॉइंट, P एट ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो इस K की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो। जब K की वैल्यू यहां पुट कर दोगे इस इक्वेशन में तो T इज इक्वल टू टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट डिवाइडेड बाय प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट इंटू P। तो ये हो गया T इज इक्वल टू टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट इंटू P अपान P एट ट्रिपल पॉइंट। ऐसे निकालते हैं ना। और टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट कैपिटल T में है तो क्या होगा, 273.16 इंटू P अपान PT, P अपान PT। अब इस फार्मूले में आपको पहले का प्रेशर पता है, बाद का प्रेशर पता है, यहां से कैलकुलेट करोगे तो टेम्परेचर आ जाएगा। इसकी जगह वॉल्यूम रख सकते हैं, इसकी जगह हम और भी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके ये देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से चलेगा, क्या होगा, किस तरीके से फार्मूला आता है, ये आप समझ सकते हैं। थर्मोमीटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो ज्यादातर चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब एक दो चीजें हैं जो मैं क्वेश्चन कराते समय सीधे बता दूंगा कि इस टेम्परेचर को मेजरमेंट करते समय इस थर्मामीटर का यूज होता है, वो क्वेश्चन में है, इसलिए मैं यहां पे उसका डिस्कशन नहीं किया। ठीक है, तो इतनी चीजें
आपको क्लिस्टर क्लियर हो गई? टेम्परेचर, जीराथ लॉ, कौन कौन से थर्मामीटर हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, क्या स्केल है, कैसे स्केल का कन्वर्जन होता है, किस तरीके से क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे तो स्केल का कन्वर्जन आएगा। ठीक है, यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस ढंग से जो मैंने पढ़ाया है पढ़िएगा, समझिएगा, देखिएगा, नोट करिएगा, फिर इसके क्वेश्चन लगाइएगा। क्लिस्टर क्लियर है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे लगता है। एक बार आप देख करके क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो होगी तो मैं तो बैठा ही हूं आपके लिए, बट आपको उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। जब समझ लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चन पहले चैप्टर में है, दूसरे में है, इनको देख लेंगे। साथ में जब हम इसके आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम वर्क और हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, लेकिन वर्क और हीट ट्रांसफर में चलते समय 10 मिनट आइडियल गैस इक्वेशंस क्या होते हैं आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको रिवाइज करा दूंगा 10 मिनट में। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एमआरटी कैसे है क्या है उसकी बात करेंगे। गैस कांस्टेंट आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर बार क्या है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके कैसे निकालते हैं, ये थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता दूंगा तो आगे की चीजें थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, आज की क्लास को यही रोका जाए, बोलो भाई। ठीक है, ओके, थैंक यू।